8. आमतौर पर लोग अपने घर के बाहर नजर बट्टू लगाते हैं या फिर आमतौर पर लोग अपने घर के बाहर एक काला फेस असुर का लगा देते हैं ताकि वो नजर से बच सके। पर इन्होंने बेताल कवच लगाया था और यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा डाउट हुआ। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और हत्या के एक हफ्ते पहले बड़ी अजीब चीजें होना शुरू हो जाती हैं। सामने वाले कश्यप जी बताते हैं कि इनके घर में एक हफ्ते पहले से बड़े ही अजीब तरीके से एक ही नाम कोई पुकारना शुरू हो गया था और वो नाम का उस घर में कोई भी इंसान नहीं था। वो नाम शायद सत्यम था या कुछ ऐसा नाम था, पर वो नाम का इंसान उस घर में कोई भी नहीं था। शुरुआती दौर में तो आसपास के लोगों को लगा कि जो सत्यम नाम का इंसान वो लोग बुला रहे हैं वो शायद फोन पर बात कर रहे हो। पर सबसे ज्यादा अजीब तब हुआ जब बाहर खड़े होकर भी वो बूढ़ा इंसान जो उनके घर का सबसे बड़ा सदस्य था वो भी सत्यम सत्यम करके बोलने लगा। जब उनसे पूछा गया कि बाबूजी सत्यम कौन है, तो वो कहते हैं कि सत्यम एक चेतना है। मैं शिव को चेतना समझ सकता हूं, लेकिन सत्यम ऐसा क्या है वर्ड। वो कहता है कि तुम लोग भी सत्यम का जाप करो, शायद तुम सबकी तुम्हारे पितरों से मुलाकात हो जाए। अब ये बहुत ज्यादा सोचने वाला विषय था कि पितरों से मुलाकात करने के लिए सत्यम सत्यम रिवाइज करना ये कहाँ का तांत्रिक प्रोसीजर होता है। आसपास के कई लोग उनका मजाक भी बनाने लगे धीरे धीरे। लेकिन एक दिन वो क्या देखते हैं कि घर के करीबन 7-8 मेंबर बाहर आते हैं और सब एक साथ सूरज भगवान को अर्घ देते हुए कहते हैं कि सत्यम अपने पास बुला लो, सत्यम अपने पास बुला लो। ये पहले दिन की बात होती है। बहुत ही ज्यादा अजीब होता है जब पूरे मोहल्ले वाले उनको इस तरीके का रिचुअल करते हुए देखते हैं। हालांकि इस रिचुअल में कुछ ज्यादा भयानक नहीं था, लेकिन इतना ज्यादा अजीब था कि सूरज भगवान को अर्घ देते वक्त तुम उनका नाम ना लेकर कोई और नाम ले रहे हो और कह रहे हो कि अपने पास बुला लो। इसका मतलब तुम मृत्यु को स्वयं अपने पास बुलाना चाहते हो। उसी शाम को जब आस पड़ोस के लोगों ने उनसे पूछा कि ये आखिरकार सत्यम है कौन, तो वो बताते हैं कि साक्षात मृत्यु। और ये शब्द प्रॉपर बोला गया है कि वो साक्षात मृत्यु है और अगर आपको चाहिए तो आप लोग भी उसे ले सकते हैं। सामने वाले कश्यप जी अपनी रिपोर्ट में ये बताते हैं कि जब उन्होंने बूढ़े इंसान से पूछा तो उन्होंने कहा कि मृत्यु का सबसे इजी और सबसे सुगम माध्यम है सत्यम। जब आप सत्यम का नाम लेंगे तो आपकी मृत्यु कुछ ही दिनों में हो जाएगी और आपको दर्द भी नहीं होगा। और ये लोग अपने पितरों के पास जाने के लिए ये सब कर रहे हैं। कश्यप जी ने बोला कि ये सब तो मनगढ़ंत बातें हैं, इसमें किसी तरह की सच्चाई नहीं शामिल है। पर शायद कश्यप जी की बात और उनका सोच दोनों ही गलत थी उन बूढ़े इंसान और उस परिवार को लेकर, क्योंकि अगले दिन कुछ और भी ज्यादा भयानक हुआ। कुछ ऐसा जो पूरा मोहल्ला मानने पर मजबूर हो जाए कि हाँ, ये लोग किसी तरीके की तांत्रिक प्रक्रिया में विलीन थे। अगले दिन सब लोग क्या देखते हैं कि हर एक मोहल्ले के घर के सामने एक एक मांस का टुकड़ा पड़ा हुआ है। कुछ अजीब सा टुकड़ा है, शायद वो किसी चिकन का टुकड़ा है या फिर मटन का टुकड़ा है। वो लोग देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं। जरा आप सोचिए ना कि आप घर से बाहर निकलते हैं और घर के बाहर निकलते ही आपके सामने कुछ मांस के टुकड़े पड़े हुए हैं, वो भी बिल्कुल फ्रेश। बहुत अजीब लगेगा ना। ठीक वैसे ही उनको भी लगा। पर कश्यप जी जब घर से बाहर निकले और उनके सामने मांस के टुकड़े पड़े हुए मिले तो वो अपने ठीक सामने वाले घर जहां पर बेताल कवच लगा हुआ था, उस घर में देखते हैं कि एक बूढ़ा इंसान और एक छोटा बच्चा अपने हाथ में मांस का टुकड़ा लेकर एक दूसरे की पूजा कर रहे हैं। जब उन्हें चिल्लाकर पूछा कि आप ये सब क्या कर रहे हैं, तो वो बच्चा भागते हुए आया और कश्यप जी की चौखट पर रखा हुआ मांस का टुकड़ा उठाकर वहां से ले गया। ठीक ऐसे ही एक एक करके वो हर एक घर के सामने से जितने भी मांस के टुकड़े रखे थे वो सब उठाकर अपने घर ले गए। जब उनसे मोहल्ले वालों ने एक साथ आकर गुस्से से जोर देकर पूछा कि आखिरकार आप ये सब क्यों कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि उनकी गलती हो गई, रात में नींद में ये सारे टुकड़े रख दिए गए थे। उस सोसाइटी के फाउंडर्स ने भी यही बोला कि दोबारा से अगर ऐसी हरकतें हुई तो ये माफी के काबिल नहीं होंगी और उन्हें तुरंत पुलिस को दे दिया जाएगा। वो लोग मान गए और उसके बाद रात को उनके घर में शायद चिकन बना या कुछ ऐसा हुआ। ये दूसरे दिन की ही बात है। उस रात फिर से एक और अजीब सी चीज हुई।
उनके घर का हर एक मेंबर अलग अलग घरों में जाता है और बोलता है कि अगर उन सबके घर में कोई चिकन का टुकड़ा हो तो वो उन्हें दे दे। जबकि वो एक पूरी फैमिली वीगन फैमिली थी और मोहल्ला भी कुछ हद तक वीगन ही था। कुछ ऐसे घर रहे होंगे जहां पर नॉनवेज बनता होगा, पर उस दिन तो नॉनवेज बनने का सवाल ही नहीं, क्योंकि उस दिन मंगलवार का दिन था। सारे लोगों ने इस चीज को बहुत ही बेकार दृष्टि से देखा और उन लोगों को उनके घर जाने के लिए बोला। बहुत ही अजीब था कि परिवार का हर एक मेंबर चिकन या फिर मांस का एक ऐसा टुकड़ा मांगने के लिए निकला है जहां पर लोग ये सब कुछ खाते ही ना हो। शायद जितना बाकी लोग सोच रहे थे, तीसरा दिन उससे भी ज्यादा अजीब निकला। तीसरे दिन तो घर की हर एक औरत, यानी कि वहां पर उस घर में सिर्फ 5 औरतें थीं, एक बूढ़ी औरत और 4 अलग अलग बहुएं। ये पांचों की पांचों अपने घर के बाहर न्यूड होकर बैठ गई थी, ऐसे जैसे ये किसी तांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा हो। इन सब के सर पर एक बड़ा सा चक्र जैसा कुछ बना हुआ था, ऐसे जैसे उस चक्र को किसी ने प्रॉपर बनाया हो, और अपने हाथ से एक अजीब सी मुद्रा बनाकर कुछ उच्चारण कर रही थी। जब मोहल्ले के आसपास के लोगों ने देखा तो उन लोगों ने पुलिस को तुरंत कंप्लेन करी और पुलिस आई भी। उन लोगों से पूछा गया कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो लोग कहते हैं कि उन लोगों को ये सारी चीजें घर के अंदर करनी चाहिए, पर पता नहीं क्यों वो घर के बाहर कर रही हैं। पुलिस को ये बिहेवियर बहुत ही ज्यादा अजीब लगा और पुलिस ने अपनी तरफ से ये एक अल्टीमेटम दे दिया कि दोबारा से अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो वो लोग उन्हें हिरासत में ले लेंगे, क्योंकि ये सोसाइटी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। 3 दिन बीत चुके थे और उस पूरे मोहल्ले में खौफ का माहौल था। यहाँ तक कि कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि कुछ लोग अपने घर को छोड़कर चले गए थे इस वजह से, क्योंकि इतनी ज्यादा असभ्यता उस घर में हो रही थी कि उनके घर के बच्चों पर और बाकी लोगों पर भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। आसपास के लोगों का ये कहना था कि तीसरी रात को वो पूरे परिवार समेत कहीं निकल गए। कहाँ निकले ये किसी को भी आइडिया नहीं था, क्योंकि अक्सर जब इस तरह की बेकार घटनाएं किसी घर में हो जाती हैं तो आम घरों की नजर उस घर पर रहती ही रहती है। इसलिए उस रात की घटना सभी को पता थी। उस रात कश्यप जी बताते हैं कि उनके घर के बाहर कुछ खून की बूंदें पड़ी हुई थी, बड़ी अजीब तरीके से। जब वो देखते हैं ऊपर तो उन्हें ऐसा लगता है कि ऊपर से कुछ तो ऐसा है जिससे खून टपक रहा है। वो अगली सुबह का इंतजार करते हैं और कश्यप जी जब अगली सुबह देखते हैं तो ऊपर 2 कुत्ते मरे हुए होते हैं जो रेलिंग से ही अपने मुंह को लटकाए होते हैं और उनके मुंह से खून टपक रहा होता है सामने वाले घर के गेट की मेन चौखट पर। और ये बहुत ज्यादा भयानक होता है। इसके बाद जब कश्यप जी ने सारे लोगों को ये इन्फॉर्मेशन दी कि 2 जानवर ऊपर से मरे हुए हैं और उस घर के लोग वहां से गायब हैं, तो सारे लोग उस घर के आसपास आ गए। करीबन 1 घंटे बीते होंगे इस बात को पूरी छानबीन करते हुए कि अचानक से पूरा का पूरा वो परिवार आ जाता है जो रात को चला गया था। उसी घर में रहने वाले वो परिवार जब वहां पर आते हैं तो उस परिवार के बुजुर्ग इंसान कहते हैं कि उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनके जानवर मर चुके हैं, अब वो अपने जानवर को कहीं ले जाएंगे। मोहल्ले वालों को ये बिहेवियर थोड़ा सा अजीब लगता है, क्योंकि जानवर मरे हुए हैं और स्टिल इस तरीके से बिहेव कर रहे हो। या तो तुम उन्हें पालो मत, और अगर तुम उन्हें पाल रहे हो तो उनके लिए कुछ तो इमोशन रखो जिससे ये लगे कि वो तुम्हारे पालतू जानवर हैं। पर घर के किसी भी मेंबर ने कोई रिएक्ट नहीं करा और सारे के सारे लोग एक एक करके घर के अंदर चले गए। और थोड़ी देर के बाद ऊपर से वो बूढ़ा आदमी उन 2 जानवरों की लाशों को एक बोरी में भरकर लेकर उतरता है, उन्हें कहीं दूर जाकर फेंक कर चला आता है, इवन उनको गाड़ता भी नहीं है ठीक से। बहुत अजीब होता है। मोहल्ले वालों को सबसे ज्यादा बेकार बर्ताव यही लगता है कि वो लोग बिल्कुल भी अपने दिल से नहीं सोच रहे होते हैं। चौथे दिन की शाम को वो बूढ़ा इंसान हर एक घर में जाता है और कहता है कि 5वें दिन यानी कि ठीक उसके अगले दिन एक भंडारा वो करवाना चाहता है, और उस भंडारे में सभी लोग आमंत्रित हैं। पूरे मोहल्ले को वो इनवाइट देकर आता है और वो ये कहता है कि उस दिन यानी कि 5वें दिन जो अगला दिन आने वाला है, उस दिन उसके बच्चे का जन्मदिन है, यानी कि उनके बड़े बेटे का जन्मदिन है। उन्होंने शायद किसी तरीके की मन्नत मांग कर रखी थी, इस वजह से वो भंडारा करवाना चाहते हैं। अगला दिन होता है और अगले दिन सारे लोग उस भंडारे में शामिल होते हैं। भंडारे में सब्जी, पूड़ी और न जाने 2-3 चीजें और होती हैं। सारा भंडारा खिलाने के बाद अंत में क्या होता है कि जो खाना बच जाता है, जहां पर सारे जूठन रखे होते हैं, वहां पर ये पूरा परिवार बैठकर खाना खाने लगता है। पूरे मोहल्ले वालों को ये अब और भी ज्यादा अजीब लगता है, क्योंकि
आम इंसान कभी भी ऐसी गंदी जगह पर बैठकर खाना नहीं खाएगा। लेकिन जब मोहल्ले वाले उसको और करीब से देखते हैं तो उनको क्या दिखता है कि वो सारा का सारा परिवार अपने हाथ से खून की बूंद अपनी सब्जी में गिराकर उसे रोटी के साथ खा रहा है। ये कितना ज्यादा अजीब है केवल सुनने वालों के लिए। तो जरा सोचिए, जिन मोहल्ले वालों ने इसे देखा होगा उनकी क्या हालत हुई होगी। अब ये 5वें दिन की बात होती है जब भंडारा खत्म हो जाता है तो उनके घर वाले जनरल स्टोर से कुछ सामान वगैरह लेके आते हैं। बड़ा ही अजीब सा सामान होता है वो। कुछ नायलॉन के तार होते हैं तो कुछ सिंदूर के पैकेट होते हैं, पता नहीं क्यों। जिन लोगों को नहीं पता है मैं उनको एक बात बता दूं कि सिंदूर एक ऐसी चीज है जिसको अगर किसी ने खा लिया तो इंसान की आवाज शायद बंद हो जाए। उसके अंदर के जो केमिकल्स होते हैं वो हमारी वोकल कॉर्ड को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करते हैं। जैसे जैसे इस केस के बाहरी गवाहों के बारे में पता चल रहा था उसी हिसाब से मुझे इनके द्वारा की गई अलग अलग तंत्र क्रियाओं के बारे में भी अंदाजा होना शुरू हो गया था। क्योंकि जिस तरह की क्रियाएं ये सारे लोग कर रहे थे ये सब एक सोचे समझे तंत्र के अंतर्गत आता है। तो क्या इन लोगों में से कोई तांत्रिक भी था? पर इस बात की पुष्टि आज तक हुई नहीं है कि क्या वो लोग एक तांत्रिक परिवार से बिलोंग करते हैं या फिर वो लोग एक ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं जहां पर उन्हें जबरदस्ती कोई चीज को करने को बोला गया।